हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के नेक्स्ट डीपीपी पे चलते हैं और ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस के रहेंगे। ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में देखूं तो ये हमारे पास क्या है, द स्प्रिंग शोन इन फिगर आर ऑल अप स्ट्रेच इन द बिगनिंग व्हेन ए मैन स्टार्ट पुलिंग द ब्लॉक। ठीक। द मैन exert a constant force F on the block। इस तरह से है कि मतलब ये स्प्रिंग सिस्टम को एक मैन क्या कर रहा है, अनस्ट्रेच से क्या कर रहा है, अप स्ट्रेच कर रहा है, मतलब स्ट्रेच करने का स्टार्टिंग कर रहा है। ठीक है, एक फोर्स F से इस तरह से स्टार्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, द एम्पलीट्यूड ऑफ ओसिलेशन इज। ठीक। दूसरा, द ओसिलेशन फ्रीक्वेंसी, द एम्पलीट्यूड ऑफ ओसिलेशन और ओसिलेशन फ्रीक्वेंसी, मतलब दो क्वेश्चन है और दो क्वेश्चंस में मतलब इसमें कोई दो ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दो करेक्ट होने की। देखिए, क्योंकि एम्पलीट्यूड दो बार पूछा है, फर्स्ट पूछा है और सी पूछा है, ए और सी में पूछा है। उसी तरह से ओसिलेशन फ्रीक्वेंसी बी और डी में पूछा है। तो एक ही चीज की दो वैल्यूएशंस तो नहीं आ सकती, क्योंकि कंडीशन में कहीं कोई चेंजेस नहीं है। अगर कंडीशन में कहीं कोई भी चेंजेस नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास मालूम है कि ऐसा कोई भी दो ऑप्शन से ज्यादा कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो एम्पलीट्यूड के लिए आपको मालूम है कि F इज इक्वल टू आप कितना लिखते हो, K इंटू एक्स। ठीक। अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है रिस्टोरिंग फोर्स की कंडीशन पे, अगर ये मेरे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये जो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स है वो K इंटू एक्स के इक्वल होते चला जाए, रिस्टोरिंग फोर्स इसके इक्वल और कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। अगर यही मेरे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया तो ये K इंटू कितना हो जाएगा, A हो जाएगा मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन। लेकिन ये K कौन सा आएगा, K इफेक्टिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्प्रिंग आप देखो, यहाँ पे एक स्प्रिंग नहीं है, तीन स्प्रिंग है। इस तरह से अगर मैं देखूं तो K2 और K3 दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, सीरीज में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग कितना होगा, 1 बाई जो K आएगा इनका सीरीज कॉम्बिनेशन का, 1/K2 प्लस ऑफ 1 बाई कितना, K3। तो जहां से जो K की वैल्यू आएगी वो मेरे पास K2 इंटू कितना हो जाएगा, K3 अपॉन K2 प्लस ऑफ कितना हो जाएगा, K3। और ये पैरेलल है किसके साथ, K1 के साथ। तो आपको मालूम है ये दोनों का कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ कैसा है, पैरेलल है। क्योंकि दो ब्लॉक को अगर टच कर रहा है, ये दोनों मेरे पास अगर आप देखिए तो ये पूरी तरह से ब्लॉक को टच कर रहा है और ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन मिलके इसे ब्लॉक को टच कर रहा है। ठीक है। या फिर मैं ये कहूँ कि जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो जितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर वाले में होगा उतना दोनों मिलके कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर के इफेक्टिव की वैल्यू अगर मुझे जाननी है तो मुझे देखना पड़ेगा K1 प्लस ओ कितना हो जाएगा, K। तो K1 की वैल्यू कितना है मेरे पास, K1 ही है, बट K की वैल्यू कितना है मेरे पास, K2 इंटू K3 अपॉन कितना, K2 प्लस ऑफ कितना हो गया, K3 हो गया। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस पे बनना स्टार्ट। अगर मैं इसे एलसीएम लेके सॉल्व किया तो आपको दिखेगा K1 इंटू K2 प्लस K1 इंटू K3 प्लस K2 इंटू कितना, K3। और डिनोमिनेटर में जो जाएगा वो मुझे कितना जाएगा, K2 प्लस ऑफ कितना, K3। ये किसकी बात है, K इफेक्टिव की बात। ठीक है। अब ये चीज है, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट किया एम्पलीट्यूड का, ये एफ बाई ओ कौन सा हुआ, के इफेक्टिव। ठीक है। तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू एफ और के इफेक्टिव की वैल्यू कितना हुआ, K2 प्लस ऑफ कितना हुआ, K3। और डिनोमिनेटर में कितना हुआ, K1 इंटू K2 प्लस K2 इंटू K3 प्लस कितना हो जाएगा ये मेरे पास, K2 इंटू कितना, K3। इस तरह का फॉर्मेट ये हमें देखने को मिलेगा। ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू है। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारे पास कितनी आई ओसिलेशन की, K2 प्लस K3 इंटू एफ अपॉन K1 इंटू K2 प्लस K2 इंटू K3 इंटू K2। इसमें वही कर दिया, क्या दो बार ये वैल्यू लिख दिया, K1 इंटू K2, K2 इंटू K3, K1 इंटू K3 है ये। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो गया, ए नंबर कौन सा हो गया हमारे पास, मैच हो गया। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट है वो कौन सा है हमारे पास, ए नंबर क्वेश्चन कैसा है, करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी। तो अगर ए करेक्ट है तो बी ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक। फिर क्या है, एम्पलीट्यूड, सॉरी बी का नहीं, बी नहीं, सॉरी सॉरी, सी का इनकरेक्ट होगा। अभी बी का हमें कोई भी आइडिया नहीं। ठीक है। सी इनकरेक्ट होगा, एम्पलीट्यूड ए और सी में पूछा था ना, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सी रॉन्ग हो जाएगा, ए कैसा हो जाएगा मुझे, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हमारे पास कैसा है,
द ओसिलेशन फ्रीक्वेंसी। तो आपको मालूम है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ कितना होता है k बाय m। ठीक है, अगर ये चीज होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम पीरियड होता है। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ये दिखेगा, और ये k कौन सा होगा, k इफेक्टिव होगा। तो k इफेक्टिव की जो वैल्यू है आपके पास ये चीज आई है, कहाँ गई, ये कितनी हुई आपके पास, k1 इंटू k2 प्लस कितना है मेरे पास, k2 इंटू k3 प्लस k1 इंटू कितना हुआ अपने पास, k3, और डिनोमिनेटर में कितना हुआ ये हमारे पास k2 प्लस k3, और इधर मल्टीप्लीकेशन में मास कितना है m। तो अगर आप इसमें से देखना स्टार्ट करिए तो 1/2 पाई k1 इंटू k2 k2 इंटू k3 k1 इंटू k3, और इधर कितना हुआ m k2 प्लस k3, इसके एक्सपोनेंट में 1/2। और अगर इस पे देखिए तो इस पे बाहर साइड कितना, सिर्फ 1 पाई है। ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन जो करेक्ट हो गया वो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इसके दो ऑप्शन करेक्ट है, एक ऑप्शन ए और एक कौन सा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए स्प्रिंग हैज अ नेचुरल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हमारे पास, 500 न्यूटन मीटर। ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज अटैच्ड एट one end of the spring and other end of spring is attached to ceiling. The block released from the position where the spring has length 45 सेंटीमीटर। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक ऐसे नॉर्मल कंडीशंस पे स्प्रिंग ऐसे मेरे पास अटैच्ड है, ठीक है, नॉर्मल, जबकि कंडीशन में स्प्रिंग जब कोई भी फोर्सेस नहीं लग रहा है, ये ग्रेविटेशनल, ये इस पे कोई भी, इस ब्लॉक पे कोई भी फोर्सेस नहीं है, तब इसकी लेंथ 40 मीटर। लेकिन इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया वो 45 सेंटीमीटर बोल रहा है, मतलब इसे क्या कर दिया होगा, वो स्ट्रेच कर दिया होगा। तो अब जब ये स्ट्रेच करेगा तो ये क्वेश्चंस पे कहीं पर पहुंचा होगा, एजम्पशंस करते हैं कि नीचे साइड कहीं पर पहुंचा, तो इसकी जो लेंथ है स्प्रिंग की वो अब हमारे पास कितनी हो गई, 45 सेंटीमीटर हुई। ऐसा क्वेश्चन में मेंशन कर, ठीक है, तब इसे छोड़ दिया गया और इस मास की वैल्यू कितना है, 1 kg है, और इसके स्टिफनेस की वैल्यू कितना हमारे पास, 500 न्यूटन पर मीटर। इस तरह से क्वेश्चन में, ठीक है, अटैच्ड टू द सीलिंग द ब्लॉक रिलीज फ्रॉम द पोजीशन वेयर द स्प्रिंग लेंथ है कैसा, 45 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन। तो अब बोल रहा है द ब्लॉक विल परफॉर्म एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड कितना होगा मेरे पास, 5 सेंटीमीटर। द ब्लॉक विल हैव अ मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है, द ब्लॉक हैव मैक्सिमम एक्सेलरेशन, द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग विल बी 0। अब देखिए इस क्वेश्चंस पे जो है तो वो कंप्लीटली आपको कैसा पूछता हुआ जा रहा है, मतलब जो चार ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस पे अलग चीज पूछा है। मतलब इसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसा भी हो सकता है कि मे बी 2 से ज्यादा करेक्ट ऑप्शंस हो जाए, हो सकता है 3, हो सकता है 4, हो सकता है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन सकता है, ठीक है। तो चलिए अब अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली बात, अगर इस ब्लॉक को जब ऐसे छोड़ा गया है तो नॉर्मल लेंथ कितना है, 40 सेंटीमीटर, ठीक। जब इसे अगर मैं नॉर्मली भी इस स्प्रिंग को मैं ऐसे रखूंगा तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मेरे पास इस स्प्रिंग में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा, जो कि कितना होगा, इस ब्लॉक का मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की इक्विवेलेंट नीचे, और इसके इक्वल और अपोजिट ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कहां पे दिखाएगा, ऊपर से, ठीक है। तो यहां से mg की जो वैल्यू होगी वो kx नॉट के इक्वल होगी। ये डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्टोर रहेगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर अगर मैं स्प्रिंग को ऐसे ले जाके छोड़ूंगा तो वो अपने में कैसा, इस तरह से किसी पॉइंट पे जाके लटकेगा। अब उसे भी ये 5 सेंटीमीटर मतलब 40 से स्ट्रेच करके 5 जो इनिशियल स्ट्रेचिंग है वो स्टोर्ड है, ठीक है। तो आपको मालूम है ऐसे फॉर्मेट में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का टाइम पीरियड पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे ये x नॉट की वैल्यू कितना दिखेगी, मास कितना है मेरे पास क्वेश्चंस के हिसाब से, मास 1 kg है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 कंसीडर कर लेते हैं, स्टिफनेस की वैल्यू 500। जहां से कैंसिल आउट हुआ तो x नॉट की वैल्यू जो आएगी वो 1 बाय कितनी हो गई, 50 हो गई। मतलब x नॉट की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो मीटर में है, तो अगर मैं इसे सेंटीमीटर में करूंगा तो 100, ये मेरे पास कैंसिल आउट होगा 2, तो ये मेरे पास किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियली जो डिस्प्लेसमेंट है वो x नॉट की वैल्यू कितना है, 2 सेंटीमीटर। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट इसमें हमेशा कैसा रहेगा, स्टोर्ड रहेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा। द ब्लॉक विल परफॉर्म एसएचएम। तो
तो मतलब मेरे पास ये ब्लॉक यहाँ से कितना सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा, मैं रेड कलर की लाइन से दिखा रहा हूँ, इस पोजीशन से 2 सेंटीमीटर नीचे जाएगा। और जब इसे हम नीचे खींचे हैं, ये कितना सेंटीमीटर नीचे गया, 3 सेंटीमीटर नीचे गया। कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर डाउन साइड हो गया। और अगर 3 सेंटीमीटर डाउन साइड गया तो यही इसका एम्पलीट्यूड होगा, ना कि कितना होगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन ए कैसा हो जाएगा, कट हो जाएगा। जो हमारे पास रिलैक्स कंडीशन से ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स पे लगाए हैं वो अमाउंट हम डिसाइड करेंगे कि एम्पलीट्यूड होगा। 3 सेंटीमीटर ये नीचे, 3 सेंटीमीटर कैसा जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चंस पे हमारे पास ये चीज हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा कैसा हो गया, रॉन्ग। उसके बाद क्या बोला, द ब्लॉक विल हैव मैक्सिमम वेलोसिटी 30 into स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर ये चीज क्वेश्चंस पे है तो आपको मालूम है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी, इस मीन पोजीशन पे होगी। यहाँ पे ये मीन पोजीशन नहीं है, मीन पोजीशन लोड लगने के बाद ये जब स्ट्रेच होके नीचे पहुंचा तो ये है। इस पोजीशन पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी आपको देखने को मिलेगी वो आपको मालूम है कि वेलोसिटी a इंटू ओमेगा होता है। एम्पलीट्यूड तो आपके पास निकल के आ गया कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू आपके पास 3 है, लेकिन अभी आपके पास ओमेगा नहीं है। और मालूम है कि ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के बाय कितना होता है, m। तो आप पुट करिए मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, यहाँ पर से अगर आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट किए तो v मैक्स की जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वो एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा की वैल्यू कितना हुआ, स्क्वायर रूट के बाय कितना, m। अगले स्टेप में एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है वो कितना है 3, और स्क्वायर रूट के की वैल्यू कितना हमारे पास 500, और मास की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 ग्राम है। जहां से इसका आंसर हमारे पास देखने में कैसा लगेगा, एम्पलीट्यूड की वैल्यू 3 है ना, आप चेक कर लो। ठीक, तो चलो अगले स्टेप में जो v मैक्स की वैल्यू देखने को आपको मिल रही होगी वो आपको कितना हो जाएगा, 100 बाहर आ रहा होगा तो ये 30 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि एम्पलीट्यूड ये किस में है, सेंटीमीटर में। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। अगले में है द ब्लॉक विल हैव अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम मिलता है तो आपको कहां पे मिलता है, आउटर पोजीशन में या एम्पलीट्यूड में, या फिर आप इसी को लिखते हो माइनस ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन देखना है तो फिर से आपके पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितना है, -3, और आप इसे कैसा कर दोगे, 500 का कैसा स्क्वायर कर। ठीक है, ये आपके पास सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक, तो आप -3 लिखोगे। ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो आपको मैग्नीट्यूड बस पूछा, तो मैग्नीट्यूड पूछा तो आप इसमें लास्ट में से माइनस हटा दो। ठीक है, डायरेक्शन है ये माइनस सिंबल, कि मतलब जब पॉजिटिव एक्सट्रीम में होगा तब मेरे पास कैसा, मीन पोजीशन में, तो मतलब निगेटिव साइड, और जब निगेटिव एक्सट्रीम में होगा तो पॉजिटिव की डायरेक्शन में। तो वो डायरेक्शन के लिए मैग्नीट्यूड पूछा है क्वेश्चन में। तो अगर हम देखें तो इससे हम कितना लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁴। तो जहां से हमारे पास हुआ 15 इंटू 10⁴ को हम कितना लिख सकते हैं, अगर आप देखो तो सेंटीमीटर से अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे ये डायरेक्टली मीटर पर सेकंड कैसा हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे पास, सी। ये कौन सा है मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी भी कैसा हो गया मेरा, करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला, द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग विल बी 0। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का चाहे जो भी हो, जिस भी कंडीशंस पे होगा, इसमें अगर देखिए तो हमेशा जो स्टोरिंग होगा ये मेरे पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज भी स्टोर करेगा, लेकिन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। कब, जब ये मेरे पास यहाँ से रिलैक्स होके इस पोजीशन पे जाएगा, जब मेरे पास इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, मेरे पास ऊपर की डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तब इस पोजीशन में, ना कि इस पोजीशन पे। इस पोजीशन में इनिशियली कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या करेगा, स्टोर्ड रखेगा। वो कितना हो जाएगा, देखिए अगर पहले तो डिस्प्लेसमेंट के कारण mg इंटू आप 2 लिख रहे होगे, और दूसरा कौन सा होगा, हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर। इतनी पोटेंशियल एनर्जी अपने मीन पोजीशन पे रखेगा। तो अगर आप इसको देखो तो ये 20 हो जाएगा, मास की वैल्यू 1, g की वैल्यू 10 इंटू 2 20 हो गया, प्लस ऑफ हाफ, स्टिफनेस की वैल्यू आप 500 पुट करो, और x मतलब ये जो पोजीशन है 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो अगर आप इसे सॉल्व करके देखोगे तो यहाँ कुछ ना कुछ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन हाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 तब होगी जब ये कंप्लीटली रिलैक्स होगा। तो अगर इधर ये 3 सेंटीमीटर तो इससे 1 सेंटीमीटर और ऊपर जा रहा होगा, तो इस पोजीशन पे ये कैसा हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। तो वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है,
अगर इस पॉइंट को नहीं क्रॉस कर रहा हो, अगर मान के चलिए इसको जैसे हम लोग यहाँ 2 सेंटीमीटर है, इसको सिर्फ 1 सेंटीमीटर ले जाता और 1 सेंटीमीटर ऊपर ले जाता, जैसे मीन पोजीशन से है, ये जो एम्पलीट्यूड नीचे लेके आया इसको 1 सेंटीमीटर नीचे और 1 सेंटीमीटर ऊपर लेके चला जाता, तो इसमें कभी भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती। तो इसकी जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अपने इस रिलैक्स पोजीशन को जहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई है, मतलब हाइट के कारण, ड्यू टू ऑफ हाइट और स्प्रिंग एकदम रिलैक्स हो गया, इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अब वो इस पॉइंट को पास कर रहा है तो हो गई, तो ऑप्शन नंबर डी भी कैसा है, करेक्ट। चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब जैसे अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, 10th नंबर के क्वेश्चन को, इसमें क्या बोल रहा है, ए 1 kg ब्लॉक इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड कितना है इसका, 0.1 मीटर, कितना एम्पलीट्यूड है, 0.1 मीटर ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तब जब मेरे पास 1 kg का ब्लॉक, ठीक है, सरफेस अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है हमारे पास, इसकी वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। A block of mass 3 kg gently placed on it at the instant it passes through the mean position, assuming the two block move together। मतलब मेरे पास ये बोल रहा है कि जब ये मेन पोजीशन पहुंचा, उसी टाइम पे हम इस पे एक 3 kg का ब्लॉक एक्स्ट्रा रिप्लेस कर दिए हैं और ये दोनों एक साथ घूम रहे हैं, ऐसा हमें एज्यूम करना है, ठीक है। ज्वाइन हो गया। एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज 5 सेंटीमीटर, हमें ये बताना है कि इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, 5 सेंटीमीटर हो गया, ऐसा क्वेश्चन से आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में क्वेश्चंस में कैसा बोल रहा है कि एम्पलीट्यूड के लिए पहले डिस्कशन किया, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी इज 5/2 पाई, 5/2 पाई हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन 10 सेंटीमीटर, द ऑसिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 5/5। इस क्वेश्चन में मेरे पास मैक्सिमम 2 क्वेश्चन करेक्ट हो सकते हैं, बस उससे ज्यादा करेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आपको ऑप्शन दिख रहा है, ठीक, और कोई भी कंडीशन चेंज करने की कंडीशन पे नहीं बोला। देखो सिंपल सा क्वेश्चन पे ऐसा है कि 1 केजी का जब ब्लॉक यहाँ पे अटैच किया गया है, क्वेश्चन ऐसा ही बोल रहा है कि 1 केजी का जब यहाँ पे अटैच किया गया, कितने केजी का, 1 केजी का अटैच किया गया है, तो इसका मास मेरे पास, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तब के केसेस में इसका जो एम्पलीट्यूड है, क्या है, जो एम्पलीट्यूड है वो 0.1 मीटर, मतलब लगभग लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितना है, मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 0.1, ठीक। और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर, तो लोड आ जाने से स्प्रिंग कांस्टेंट पे तो कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पे हमें मालूम, ठीक। अब देखना स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्या क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या टाइम पीरियड में हमें कोई भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड कितना होता है हमारे पास 2 पाई और कितना अपॉन ओमेगा, कितना, तो ओमेगा को हम कितना लिख सकते हैं, m/o k, तो मास क्या हो जाएगा तब, तो 4 हो जाएगा, और k की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, तो अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो ये 2 पाई हुआ, और मास में चेंजेस से तो मेरे पास चेंजिंग होगा, तो मास कितना हो जाएगा, ये मान के चलते हमारे पास कि 4 हो गया, और k की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चंस के हिसाब से कितना बोला है, 100 न्यूटन मीटर बोला है। तो लोड बढ़ने से तो स्टिफनेस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, और मेरे पास फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती है, तो अगर नहीं कर रही है तो हमें डायरेक्टली मालूम है कि 2 पाई इंटू 2 और डिनोमिनेटर में कितना हुआ, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये 5 हो जाएगा। तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी जो होगा वो 1 बाय टाइम पीरियड होता है, मतलब 5 बाय ऑफ कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर ये किस में हो जाएगा, हर्ट्ज में। तो पहले ही हमारे पास ये कह सकते हैं हम कि डी ऑप्शन स्ट्रॉन्ग हो गया, सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट हुआ, भी बी। अब मुझे एम्पलीट्यूड फाइंड करना, पूरे क्वेश्चंस पे जो फाइंड करने का फॉर्मेट है वो हमारे पास एक ही चीज है, वो क्या है हमारे पास, एम्पलीट्यूड, ठीक है। ओमेगा तो मैं फाइंड कर ली, अगर मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए तो आपको मालूम है कि मीन पोजीशन में, क्योंकि आपके पास ओमेगा है और सिर्फ आपको ए ही कैलकुलेट करना है, और अगर ए कैलकुलेट करना है तो आप देखना स्टार्ट करिए इस पूरे फॉर्मेट में एनर्जी कैसी होगी, क्या कंजर्व होगी, क्या आप सोचो, क्या एनर्जी कंजर्व होने की कंडीशंस इस पे बन सकती है क्या,
ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसकी एनर्जी क्या होगी, मेरे पास कंजर्व होगी, क्योंकि पहले काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी, बाद में काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी, क्योंकि मास कैसा हो गया है, चेंज हो गया है। और अगर मास चेंज हो गया है तो काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व नहीं होगी, तो मैं इस पोर्शन को हटाते चलता हूं, तो हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, पहले 1 केजी के मास पे तो कंजर्व होगी, तो 1 केजी के मास पे जो मेरे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी, हाफ के इंटू ए एक्स स्क्वायर, और मेरे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 इंटू v1 का कैसा है, स्क्वायर है। तो चेंजिंग ऑफ काइनेटिक जब 1 केजी के लिए, किसके लिए, फॉर 1 केजी ब्लॉक के लिए, तो एनर्जी कंजर्व होगी, तो ये इक्वल ही होगा। ठीक, अगर ये इक्वल है तो यहां से मुझे ये चीज दिखेगा कि मुझे v1 की जो वैल्यू आएगी, ये हाफ और ये हाफ कैंसिल, तो v1 का जो स्क्वायर होगा वो तो k इंटू ए का स्क्वायर अपॉन m1 हुआ। तो k की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, यहाँ पर से 100 हुआ, और एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू आएगी वो 0.1 का स्क्वायर हुआ, और मास की वैल्यू 1 हुआ। जहां से आपको देखने को मिलेगा कि v1 की वैल्यू कितना हुआ, 10 इंटू 0.1, मतलब v1 की जो वैल्यू आ रही होगी वो 1 मीटर पर सेकेंड आ रही होगी। ठीक है, ये मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की। ठीक है, इस केसेस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अभी हमारे पास 0 कंसीडर। ठीक है, v1 की वैल्यू। अब जब मैं इसी में किसी लोड को लगा दूंगा, तो कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं हुआ है, तो चेंजिंग ऑफ काइनेटिक प्लस चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल का समेशन 0 के इक्वल तो नहीं होगा, लेकिन हाँ एक चीज मेरे पास जरूर 0 के इक्वल होगा, चेंजिंग ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू 0 होगा। मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मास को जस्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो पहले का मास m1 इंटू v1, और बाद में कितना, दोनों मास को ऐड करने से m1 इंटू m2 इंटू v हो जाएगा। तो पहले मास 1 केजी था, वेलोसिटी 1 मीटर आया, बाद में मास 1 प्लस ऑफ 3 हो गया m2 की वैल्यू। तो जो फाइनल वेलोसिटी देखने को आपको मिलेगी वो 1 बाय कितना हुआ, 4, मतलब 0.25 मीटर पर सेकेंड का मेरे पास वेलोसिटी है। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। और अगर ये मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि आपके पास ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो आपको मालूम है कि मैक्सिमम वेलोसिटी पे एम्पलीट्यूड इनटू स्क्वायर होता है, सॉरी एम्पलीट्यूड इनटू स्क्वायर नहीं, ए इनटू ओमेगा होता है। कितना होता है, ए इनटू ओमेगा होता है। तो v मैक्सिमम की वैल्यू 0.25, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर रूट के बाय ऑफ m इज इक्वल टू ए, जहां से 0.25, और ये मास कौन सा होगा, अब मास मेरे पास कितने का, 4 केजी के लिए हो जाएगा। कितने केजी के लिए, 4 केजी के लिए, 3 प्लस 1, और स्टिफनेस 100 था, तो ये 0.25, और मेरे पास ये किस में हो जाएगा, अगर आप देखिए तो ये मेरे पास मीटर पर सेकंड था, ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। तो मतलब 0.5 बाय 10 मीटर में है। तो अगर मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया तो मुझे ये दिखेगा 0.5 इंटू 100 बाय 10, ये मेरे पास कैंसिल, मतलब एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपके पास, यहाँ से ऑप्शन जो करेक्ट होगा एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, वो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर कौन से क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे देखते हैं कि उस पे कैसी पॉसिबिलिटीज। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे हम लोग देखें। ये क्वेश्चन कैसा हमें बोल रहा है, ए मास कैपिटल एम इज स्टैटिक इन a mass capital M is in static equilibrium of massless vertical spring as shown in figure. A ball of mass small m dropped from certain height stick to the mass capital M. After colliding with the oscillations they perform reach to height A above the original level of scale and depth B below it.
तो अब हमारे पास फोर्स कांस्टेंट निकालना है, फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग मतलब के की वैल्यू, ओसिलिएशन मतलब इसमें भी दो ही ऑप्शन करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी, जैसे पिछले क्वेश्चन में दो थी वैसे ही दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे, तीसरे क्वेश्चन में कहीं से भी ये करेक्ट हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दो ऑप्शंस पे सेम चीज पूछा, दो में सेम चीज पूछा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं देखना कि हमारे पास इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मेरे पास जब ये ऑब्जेक्ट अपने मास बस में है, किसी एक रिलैक्स पोजीशन पे रहा होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे रहा होगा, एजम्पशंस करते हैं कि मेरे पास ये ब्लॉक यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, इस तरह से इस पॉइंट पे इस ब्लॉक का मास m, इसका मास m है। हाँ ठीक है, इस ब्लॉक का मास ऑफ कैपिटल M, स्टैटिक इक्विलिब्रियम मास वर्टिकल। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब एक स्मॉल मास यहाँ से आना स्टार्ट, अब ये क्या हुआ, इस पे स्टिक। अब जब ये स्टिक हुआ होगा तो अपनी पोजीशन से कैसे आ गया होगा हमारे पास, नीचे की डायरेक्शन पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहा कि मेरे पास अगर नहीं भी हो रहा है तब भी ये बोट, अब इसका कैसा वेट बढ़ रहा होगा। अब इस पोजीशन से जब ये बढ़ेगा इसका मास कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m इंटू जी ऑलवेज बी नीचे साइड, और इसके स्प्रिंग का नया कांस्टेंट जो पहले था, मैं ये जंक्शन कर रहा हूँ, इसके कारण बस जो आया होगा वो x नॉट हुआ होगा। तो k इंटू एक्स नॉट और पहले जो पूछ रहा होगा x डे, ऐसी कंडीशंस पे तो ये बैलेंस किया ही होगा इसको। ठीक, अब जाके ये इस पॉइंट पे रुका होगा, लेकिन क्वेश्चंस के हिसाब से a mass of small m drop from a certain height stick to the mass capital M after colliding with it. The oscillation they perform reach to height a above the original level of scale and they be below it. इस तरह से क्वेश्चंस पे मेंशन। ठीक है, अगर इस तरह से क्वेश्चंस पे मेंशन है तो अब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से बिहेव करता है। तो अगर मैं ये चीज कहा तो मेरे पास ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंच गया, और इस ब्लॉक के यहाँ पे पहुंचने पे जो डिस्प्लेसमेंट है इस लाइन पे, किस लाइन पे, इस लाइन पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास यहाँ से कितनी है, ये डिस्प्लेसमेंट यहां से हमारे पास कितनी है, इस पॉइंट से x, और इस पॉइंट से ये कितना है हमारे पास। अब इस पॉइंट से क्वेश्चंस पे मेंशन है कि वो मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस गया है, b डिस्टेंस, मतलब इसी पॉइंट से ये कितना डिस्टेंस गया है, इसी पॉइंट से डिस्टेंस कितना गया है, b डिस्टेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन में भी ये मेंशन है कि इससे कितना ऊपर गया है, ये मेरे पास इसी पॉइंट से कितना पॉइंट ऊपर गया है, ए पॉइंट ऊपर गया है। कितना पॉइंट ऊपर गया है, ए पॉइंट ऊपर तक गया है। ठीक है, तो अब एक्चुअल में जो नई मीन पोजीशन इसको देखने को मिलेगी वो ये ब्लू लाइन की दिखेगी। कौन सी, ये ब्लू लाइन की दिख रही होगी इस तरह से। इस ब्लू लाइन के नीचे साइड को ये एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा, और सिमिलर ये पोर्शन एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा। अब जब ये एसएचएम करेगा तो इस पॉइंट से करेगा, तो अगर आप इस पॉइंट में देखिए तो आपको जो दिखेगा कि b की जो वैल्यू है, इस कैपिटल B की जो वैल्यू है वो आपको कितना दिख रहा होगा। अगर इस कैपिटल B की वैल्यू आप देखिए तो आपको कितना दिख रहा होगा, एम्पलीट्यूड प्लस ऑफ x दिख रहा होगा। ठीक, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू आपको कितनी दिखेगी, अगर आप यहाँ पर से देखिए, सब रिलेशन हम x के फॉर्मेट में देखेंगे। a की वैल्यू जो, क्योंकि देखिए a की वैल्यू आपको जो दिख रही होगी, अगर यहाँ पर से आप देख रहे हो, मैं ब्राउन कलर से या येलो कलर से देख रहा हूँ, अगर आप यहाँ से b की वैल्यू देखो तो b की वैल्यू ये एम्पलीट्यूड और ये x के इक्वल है, और ये एम्पलीट्यूड a के फॉर्मेट में ये स्मॉल a और x के इक्वल है। तो यहाँ पर से अगर मैं दिखाया, अगर मैं यहाँ पर से आपको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया तो आप कैसे लिखोगे इसको, एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो होगी ये स्मॉल a प्लस कितना हो जाएगा आपके पास, x हो जाएगा। ये चीज हुआ, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, और ये इक्वेशन नंबर कौन सा हुआ, सेकेंड। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू यहाँ पुट करूं तो मैं b और a में रिलेशन चाहता हूँ एक्चुअल में। ठीक है, क्योंकि आप देखिए पूरे क्वेश्चन में b और a में, बस मुझे b और a में रिलेशन कहीं से भी चाहिए। तो अब जब मैं एम्पलीट्यूड की वैल्यू इसमें पुट किया तो ये a प्लस एक्स प्लस ऑफ कितना हुआ x, तो b की वैल्यू जो हो गई वो a प्लस कितना हुआ हमारे पास 2x। तो जहां से
हमारे पास जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो 2x की वैल्यू कितना हो गया, b माइनस ऑफ कितना हो गया, a हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब एक्चुअल में ये स्प्रिंग पहले से कुछ कंप्रेस हो गई होगी, तो अब मैं अगर यहां से आपको दिखाऊं कि मेरे पास वो ये सब हटेगा क्या, इस पॉइंट पे ये कितना था, x। अगर मैं ये कहूं कि ये स्प्रिंग तो पहले से अपने मास कैपिटल M से रिस्टोरिंग था, लेकिन इस स्मॉल मास के कारण आने से ये स्प्रिंग जब यहाँ पे जाके कंप्रेस हुई होगी तो ये स्मॉल मास के कारण ही तो हुई होगी mg, और ऊपर साइड रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया होगा, kx हो गया होगा। तो अगर अब मैं इसको कंपेयर कर दिया तो मुझे x की वैल्यू नहीं मिल जाएगी क्या, क्योंकि x की वैल्यू तो हम कैलकुलेट करके आए कि b माइनस ए बाई कितना है, 2 है। तो जहां से मुझे k की वैल्यू जो मिली वो mg बाई ओ, x की वैल्यू जो है वो b माइनस ए और इधर कितना हुआ, 2 हुआ। ये मेरे पास किसकी वैल्यू मिली, k की वैल्यू मिली। फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग जो मिला वो 2 mg बाई ओ b माइनस ए मिला, इसलिए हम बार बार x फाइंड कर रहे थे। आप इस फॉर्मेट को देखो, देखो जैसे मास आया ऐसे पहले स्प्रिंग नहीं, अगर नॉर्मल जान स्ट्रेच का है ये अब सेल्फ लोड के कारण ये टपकी, लेकिन जब दूसरा कोई मास आया तो ये भी तो नीचे करेगा, तो ये कितना किया mg, और मैं ये डिस्प्लेसमेंट x अज्यूम किया तो ये x, तो b का रिलेशन मैं x के साथ देख लिया और एम्पलीट्यूड का भी रिलेशन x के साथ दिखा, और मैं पूरे फॉर्मेट में b और a में रिलेशन देखने के लिए x को एलिमिनेट किया, एक x की वैल्यू निकाला और यहाँ पे बस पुट कर। तो मेरे पास कैसा फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग आ गया 2mg बाय b माइनस ऑफ a, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। उसी के साथ ऑप्शन नंबर सी कैसा हो गया हमारे पास, रॉन्ग भी हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट में क्या बोला, द ओसिलेशन फ्रीक्वेंसी, कैसा ओसिलेशन फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो अब ये तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1 बाय 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ, हमारे पास कितना होता है m बाय k, कितना होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए आप कितना लिखते हो k बाय m, ओमेगा सॉरी टाइम पीरियड के लिए लिखते हो 2 पाई स्क्वायर रूट m बाय k, और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि आप लिखते हो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय t और टाइम पीरियड की आप लिखते हो 2 पाई स्क्वायर रूट m बाय k। तो यहाँ से आप k की वैल्यू जब पुट करोगे तो ये आपको दिखेगा 2mg अपॉन b माइनस a, और टोटल मास इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, इस लोड का भी तो मास रहेगा कैपिटल M, तो मास कितना हो जाएगा m प्लस ओ स्मॉल m, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारे पास बी करेक्ट हो जाएगा। 11th के दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, ए और कौन सा, बी। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, टू ब्लॉक्स ए 5 kg एंड बी 2 kg attached to the end of a spring constant 1100 Newton meter are placed on a smooth horizontal plane, ठीक, with the spring unreformed, ठीक है, simultaneously velocity of 3 meter per second 10 meter per second, ठीक है, along the line of spring in the same direction are impered to be A and B। दो ऑब्जेक्ट है, एक मेरे पास 5 kg का, एक 2 kg का है। 5 kg की वेलोसिटी 3 मीटर, 2 kg की 10 मीटर पर सेकंड, सेम डायरेक्शंस पे जा रहे हैं, एक स्प्रिंग कांस्टेंट से कनेक्टेड है 1120 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस पे मेंशन किया हुआ। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है हमारे पास, ऑफ सेम डायरेक्शन ए एंड बी, द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग हमारे पास पहले फाइंड करना है कि मैक्सिमम स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन हो सकता है, ये चीज हमें बताना, ठीक है, पहली चीज। दूसरा अमाउंट ऑफ हमारे पास क्वेश्चंस पे कैसा बोल रहा है, दूसरा कैसा बोल रहा है, द फर्स्ट मैक्सिमम कंप्रेशन अकर्स आफ्टर स्टार्ट 3 पाई बाय 56 सेकंड, और लास्ट ऑफ बोल रहा है द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज 0.50, मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, ये दो में से कोई एक तो गायब है, ठीक है। एक तीसरा ऑप्शन मतलब लास्ट ऑप्शन क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन। तो तीन ऑप्शन इसमें है लगभग लगभग जो करेक्ट होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, हो सकता है दो भी करेक्ट हो सकता है वन भी, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन को हम लोग देखें, तो चलिए हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे फर्स्ट क्या बोला, द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर जैसे मेरे पास सबसे फर्स्ट फॉर्मेट में आपको ये चीज मालूम है
कि मेरे पास इसमें एक्सटेंशन कितना होगा। आपको ये मालूम है कि इसकी इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी ऑलवेज भी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो इनिशियल टाइम पे ये दोनों में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो एजम्पशंस करते हैं कि हाँ, मास कितना हमारे पास 5 और वेलोसिटी कितना हुआ 3 का स्क्वायर, ठीक, प्लस ओ नेक्स्ट कितना हुआ, इस पार्टिकल का होगा हाफ, और मास कितना है हमारे पास 2 और वेलोसिटी कितना 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जो फाइनल कंडीशंस पे होगा। तो फाइनल कंडीशंस पे हमारे पास ऐसा एजम्पशंस करते हैं कि स्प्रिंग के लिए जो होगा तो हमारे पास कैसा अगर मैं कहूं तो हाफ, ये दोनों मास को कंसीडर करके हम लोग लेते हैं 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 7 स्क्वायर, ठीक है। और प्लस हो मतलब मेरे पास इंडिविजुअल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी और वो टोटल के काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के समेशन के इक्वल होगी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई आपके इनटू स्प्रिंग में मेरे पास मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मेट के इक्वल। अब मेरे पास v भी अननोन है, x भी अननोन है, लेकिन v की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं देखूं तो ये पूरे फॉर्मेट में कहीं पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है। तो मेरे पास इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारे पास कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पहले पार्टिकल का मास इनटू पहले पार्टिकल की वेलोसिटी, सभी की डायरेक्शन x की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव ही ले लेते हैं, दूसरे का मास 2 और दूसरे की वेलोसिटी 10 अपॉन टोटल मास कितना हो गया 7। ये कितना हो गया 15 प्लस ऑफ 20 बाय ऑफ कितना 7, ये 35 बाय ऑफ 7 हो गया। तो ये मेरे पास कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड हुआ, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चल रहा है। इसके बाद 1/2 इंटू 5 और ये इंटू कितना हुआ 9 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू कितना हो गया 100 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 7। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम कितना कहते हैं 5, इसका स्क्वायर हो गया 25 प्लस 1/2 इंटू कितना हुआ k इंटू एक्स स्क्वायर। ये 9 5 जो कितना हुआ 45 प्लस ऑफ कितना हो गया 200 इज इक्वल टू 75 7 जो कितना हो जाएगा हमारे पास 6 जा 150 होता है और ये कितना हो जाएगा 175, ठीक है। और प्लस हो ये कितना k की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 1120 इंटू एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास देखने में कितना हो जाएगा 45 और ये 200 मतलब कितना हो गया 245, और इसको इससे क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है 245 माइनस 175 अलाउ डिवीजन में 1120 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसे सब्सट्रैक्ट किया तो ये मेरे पास 0 और कितना 4, तो मेरे पास 14 में 7 ऑफ कितना रहेगा 7, 70 अपॉन 1120 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हुआ। तो अब इसको अगर इससे आप देखिए ये 7 वन जा आपके पास कितना हो जाएगा 7, और कितना हो जाएगा अगर इससे आप कैंसिल किए तो 7 वन जा 7 कितना होगा 7 वन जा 7 और 4 2 तो ये कितना हो गया 60। तो आपके पास जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखने को मिली वो कितनी मिली आपके पास 1/16, जहां से एक्स की वैल्यू आपको कितनी देखने को मिलेगी, मेरे पास जो रहेगी वो कितनी रहेगी 1/4, मतलब एक्स की वैल्यू 0.25 कितना रहेगा मीटर। यही मेरे पास मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द क्या रहेगा स्प्रिंग रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम एक्सटेंशन के टाइम पे मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम वेलोसिटी के फॉर्मेट को हम देख लिए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगी और मैक्सिमम एक्सटेंशन के टाइम पे आपको मालूम है कि एक्सट्रीम पोजीशन में मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है 0, तो ये तो मेरे पास 0 ही हो चुकी होगी। तो यहाँ पर से हमारे पास a की वैल्यू आ गई। a की हमारे पास कैसा करेक्ट है जिसमें मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एक्सटेंशन जो दिख रहा है वो 0.25 सेंटीमीटर मीटर दिख रहा है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है द फर्स्ट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑकर्स आफ्टर स्टार्ट 3 पाई बाय 56 सेकंड, द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग कितना पूछा। एक्सटेंशन तो ये आपका रॉन्ग हो गया सी ऑप्शन। अब बी और डी में से देखना, तो पहले मैं देख लेता हूँ टाइम पीरियड। तो क्या बोल रहा था टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज पाई बाय 4। तो टाइम पीरियड जब दो स्प्रिंग मास सिस्टम होता है तो आपको मालूम है कि टाइम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट म्यू बाय ऑफ कितना होता है के होता है, जहां पर से ये 2 पाई एम म्यू क्या होता है रिड्यूसेस मास होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है m1 into m2 अपॉन कितना m1 प्लस कितना होता है
m2 होता है। जहां पर से म्यू की वैल्यू हमें मालूम है कि मेरे पास कितनी है, हमारे पास म्यू की दो वैल्यू आपको देखने को मिली है, एक वैल्यू मिली है 5 और एक वैल्यू मिली है 2। तो मेरे पास कितना हुआ, 5 2 जा कितना हो गया 10 अपॉन 5 2 कितना हो गया 7 इंटू 1100 कितना हो गया 20। ये आपको देखने को मिला। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप से आप जैसे ही देखोगे तो आपको ये जीरो और ये जीरो आपके पास कैंसिल आउट हो गया, ये 2 पाई और आपको ये दिख गया कि 1/7 और ये 7 इंटू कितना होता है 16 होता है। तो जहां से आपको दिखा कि ये 2 पाई और ये डिनोमिनेटर में 7 इंटू कितना हुआ 4, ये कैंसिल हुआ 2, तो आपको दिख गया कि ये पाई/14। ठीक है, अब अगर ये चीज हुआ तो मेरे पास टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ गई, पाई/14 आ गई। मतलब ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो गया, ए और डी करेक्ट हो गया, बचा ऑप्शन नंबर बी के लिए चेक करने के लिए। तो मेरे पास मैक्सिमम कंप्रेशन किस टाइम पे ओकर होगा, आपको किसी भी स्प्रिंग में कंप्रेशन सेम रहेगा टाइम पीरियड के फॉर्मेट में। देखो, अगर आप स्प्रिंग में ऐसे रेस्ट कंडीशंस पे लो तो जब ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, मीन पोजीशन t/4, फिर उसके बाद मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन से फिर मीन पोजीशन में t/4, यहाँ तक अभी इस पॉइंट पे मैक्सिमम एक्सटेंशन मिलता है टाइम पीरियड के t/4 में। ठीक, और t/2 में रिलैक्स पोजीशन पे आ जाएगा, और जब आपके पास स्प्रिंग यहाँ पे पहुंचेगा अपने निगेटिव एम्पलीट्यूड में, तब मैक्सिमम कंप्रेशन मिलेगा जिसकी वैल्यू t/4, मतलब अगर मेन पोजीशन से आप काउंटिंग करना स्टार्ट करो तो आपको 3t/4 मिलेगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन का जो अमाउंट आपके पास जाएगा वो कितना हो जाएगा 3t/4, जहां से आपके पास टाइम पीरियड की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो कितना होगा पाई/14। तो आपको ये दिख गया, तो 3 पाई/4 कितना 56 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन नंबर आपके पास बी भी करेक्ट हो गया। तो इसके तीन ऑप्शन करेक्ट हैं, ए बी और डी। तो आप इसको अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो और बार बार सोचो। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इसे ट्राई करो और बस प्रैक्टिस करते रहो, बस हो गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।